नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि जो खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो खबरें होंगी एकदम 16 आने सच। बागपत में आरएसएस के कार्यक्रम में साध्वी प्राची ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम समाज पर विवादित बयान दे दिया। यूपी के बागपत में आयोजित आरएसएस के शताब्दी समारोह में पहुंची साध्वी प्राची ने एआईएमआईएम चीफ ओवैसी को लेकर कहा कि जिस दिन दिल्ली में बैठे दो गुजराती ठान लेंगे, उस दिन ओवैसी की तो बात छोड़िए, जालीदार टोपी भी राधे राधे बोलेगी। हाथरस में मकान बनाने को लेकर हुए विवाद में एक शख्स बंदूक से लोगों को धमकाने लगा। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे शख्स बंदूक से लोगों को डरा रहा है। वहीं नीचे खड़े शख्स ने मामले का पूरा वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। पुणे के MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में आयोजित कल्चरल फेस्टिवल के दौरान बीजेपी के यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेशी फूड स्टॉल में तोड़फोड़ की और बांग्लादेश के झंडे को भी फाड़ डाला। नहीं चलेगी, बांग्लादेश की नहीं चलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, आर्य सनातन हिंदू धर्म की जय। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले नीतीश कुमार नाम के लड़के को नशीली दवा खिलाकर जबरन पकड़ा हुआ विवाह करवाया गया। बताया जा रहा है अभ्यर्थी लाइब्रेरी जा रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। बेहोशी में ही उसकी शादी कराई गई और उससे रस्में कराई गई। जब तक शख्स होश में आता उसकी शादी हो चुकी थी। पीड़ित को जब होश आया तो उसने एक वीडियो बनाया जिसमें पीड़ित कह रहा है, मुझे राहुल कुंदन ने किडनैप कर लिया, नशे की दवा मिलाकर मुझे पिलाई गई, मैं कहाँ हूँ पता नहीं चल रहा है, 24 घंटे से मुझे बंद करके रखा गया है, मेरी पिटाई भी की गई, सुबह शाम नशे की दवा दी जा रही है। यहाँ पकड़ के रखा हुआ है, हमको किडनैप करके ले गया कुंदन, राहुल और रजवंशी, तीनों नशा का दवाई मिलाया, स्प्राइट वाला बोतल में पिलाया। उसके बाद पता नहीं हम कहाँ हैं, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी हमको किडनैप करके हमको नहीं घर में ताला मार के हमेशा रखता है, 24 घंटा यहीं पे, कहीं नहीं जाने दे रहा नहीं कुछ, और मार रहा है, भर पेट मारा। अब पुलिस ने उसे रेस्क्यू किया। घटना पटोरी थाना क्षेत्र के चक्राजली गांव की बताई जा रही है। पटना में 26 साल के भांजे अयाज ने 62 साल के मामा मोहम्मद रईस की हत्या कर दी। शख्स ने मामा पर पीछे से गले पर हमला किया और गिरते चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में दिख रहा कि बदमाश ने बीच सड़क 23 सेकंड में करीब 10 बार चाकू से वार किए। पुलिस ने मामले में जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर ट्रक में भीषण आग लग गई। हादसे में ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। तेज आग की लपटों से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हमीरपुर में NH34 पर दो डंपरों की आमने सामने टक्कर हो गई। यह हादसा नवीन गल्ला मंडी के पास हुआ, जिसमें दोनों डंपरों के चालक और हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गए। मेरठ में आकांक्षा और साहिल की शादी को हिंदू संगठन लव जिहाद कह रहे, जमकर इस पर बवाल मचा हुआ है। 13 फरवरी को होने वाली शादी फिलहाल रुक गई है। इस लव मैरिज को लेकर सियासी और सामाजिक घमासान भी छिड़ा हुआ है। आकांक्षा गौतम और शहबाज राणा उर्फ साहिल की शादी 13 फरवरी को होनी थी, लेकिन शादी के कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इस पर विवाद भी शुरू हो गया। लव जिहाद और धर्मांतरण पर मचे बवाल के बाद आकांक्षा गौतम अब सामने आके कह रही हैं कि वो शादी करके ही रहेंगी। उनका यह भी कहना है कि वो सनातनी नहीं है, अम्बेडकरवादी। 6 साल से लड़के का उनके घर आना जाना है। वो कहती हैं कि पूरा परिवार मेरा राजी है। कौन होते हैं ये हिंदू संगठन हमारी शादी को रुकवाने वाले? वो अड़ी हुई हैं इस बात पर कि 13 तारीख को मेरी शादी तय हुई थी, 13 तारीख के ही कार्ड छपे थे और 13 तारीख को ही मैं शादी करूंगी। ये रिपोर्ट आती है। मेरठ में लव जिहाद का आरोप, भड़के हिंदू संगठन।
आकांक्षा साहिल की शादी, हिंदू संगठनों का क्या काम? आकांक्षा बोली, हम सनातनी नहीं अंबेडकरवादी, देखती हूं कौन रोकता है शादी। मेरठ में आकांक्षा साहिल की शादी को हिंदू संगठन लव जिहाद करार दे रहे हैं। हिंदू संगठन और अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के पदाधिकारी इतना भड़के हैं कि वेन्यू वाले ने शादी कैंसिल करने की बात कह दी। दोनों ही शादी के कार्डों पे, एक जो हिंदू लड़की का शादी का कार्ड था उस पे वहाँ पे साहिल और साहिल लिखा हुआ है, जो मुस्लिम शादी का जो कार्ड छपा रखा लड़के ने उसमें सावेज राणा लिख रखा है। पहले लव जिहाद किया हिंदू बच्ची के साथ, फिर कार्ड पे जिहाद किया। कार्ड पे भी जो है एक कार्ड पे साहिल लिखवा दिया, हिंदू कार्ड पे हिंदू को धोखा देने के लिए साहिल नाम हिंदू का भी होता है, और मुस्लिम कार्ड पे सावेज राणा। तो मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा भाई, धोखा कब तक दोगे, लव जिहाद कब तक चलाओगे, कब तक हमारी बहन बेटी को इस तरीके से लव जिहाद में फंसा के बरतो। इन संगठनों को आकांक्षा गौतम के चाचा का भी साथ मिला है। उन्होंने शादी को लेकर आपत्ति दर्ज कराई और गंगानगर थाने जाकर तहरीर दी। डीएम ऑफिस में भी शिकायत दी। तहरीर पर धर्मांतरण का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि भतीजी को पहले बहला फुसलाकर धर्मांतरण के जाल में फंसाया गया और भतीजी की संपत्ति कब्जा करने की साजिश रची गई। ये मेरी भतीजी है, लड़का मोहम्मद से पहला फुसलाकर शादी कर रहा है, इसके हम विरोध में है। प्रॉपर्टी का मामला है। क्या मांगे तुम्हारी? हमारे तो इंसाफ चाहते हैं, शादी ना हो, बस 13 तारीख को शादी है, आज लगाई है, ये दिन चाहिए। तो लड़की क्या कह रही है? लड़की तो कह रही है मैं तैयार हूँ, वो तो हमारे खिलाफ है, अपने खिलाफ है। लव जिहाद और धर्मांतरण पर मचे बवाल के बाद आकांक्षा गौतम ने सामने आकर कहा कि वो शादी करके रहेंगी। उनका कहना है कि वो सनातनी नहीं अंबेडकरवादी हैं। 6 साल से साहिल का उनके घर आना जाना है, पूरा परिवार राजी है। हिंदू संगठन कौन होते हैं शादी को रुकवाने वाले? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़के ने मेरे को हिंदू बता के ना ही शादी करने की बात की है, ना ही उसने मेरे से हिंदू बता के दोस्ती की है। मेरे और मेरे परिवार वालों को पिछले 6 साल से पता है कि शावेज का असली नाम शावेज ही है और वो मुस्लिम है। और मेरी शादी शावेज के परिवार के और मेरे परिवार की मर्जी से ही हो रही थी। एक हिंदू संगठन है, उनका कहना है कि जो उन्होंने अपने कार्ड छपाया उसको शावेज ने छपाया है, आपके कार्ड पे साहिल छपा है। हाँ सर, मेरे कार्ड पे साहिल छपने का रीजन ये था क्योंकि मेरी शादी बौद्ध धर्म के हिसाब से होने वाली थी, क्योंकि मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म को नहीं मानती हूँ, मैं अंबेडकरवादी हूँ और मेरी शादी बौद्ध धर्म के हिसाब से होने वाली थी, इसलिए मेरी मदर ने ही उसको निकनेम साहिल दिया था। जानकारी के मुताबिक आकांक्षा बैंक में काम करती हैं और उनकी शादी शावेज राणा और साहिल से हो रही है। दोनों ने 13 फरवरी को शादी करना तय किया। शादी के कार्ड भी छप गए और गंगानगर के रिजॉर्ट पे शादी होनी है। लड़की पक्ष की ओर से शादी के कार्ड में दूल्हे का नाम साहिल है, जबकि लड़के पक्ष की ओर से जो कार्ड छपवाए गए हैं उसमें दूल्हे का नाम शावेज राणा है। इसी शादी को लेकर अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन की ओर से विरोध दर्ज कराया जा रहा है, लेकिन लड़की का कहना है कि वो बौद्ध धर्म को मानती है और दोनों परिवार शादी के लिए राजी हैं। बिना मतलब हिंदू मुस्लिम का इशू बनाया जा रहा है। और ये शादी बौद्ध धर्म से हो रही थी, लेकिन कुछ बजरंग दल के नेता हैं वो इसको लव जिहाद से जोड़ के देख रहे हैं, जबकि मैं मेरी फैमिली पूरी राजी है, मेरे रिश्तेदार आए हुए शादी के लिए। अब इन लोगों ने अफवाह फैला दी कि लव जिहाद है और लड़के का नाम सावेज है। मेरे को पहले से पता था। लड़के का नाम हमने साहिल रखा अपने अकॉर्डिंग, हमने उसको निकनेम दिया है। लड़के का आना जाना था? लड़के का आना जाना था, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बिना मर्जी के? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी आपकी मर्जी? शादी मेरी मर्जी से हो रही है, मेरे रिश्तेदारों की मर्जी से। 400 जनों का प्रोग्राम था। अब ये सब इसके खिलाफ होते तो 400 लोग कैसे आते थे? इसके अलावा लड़की ने कहा कि मेरे चाचा मुझे बहुत डिस्टर्ब करते थे, मैं बैंक में जॉब करती हूँ, मुझे रास्ते में रोककर प्रॉपर्टी मांगते हैं। वो बिना मतलब के साहिल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। 13 फरवरी को मेरी शादी होने वाली है और वेन्यू वालों से बोल रहे हैं कि कैंसिल कर दीजिए। ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। शादी थी एक हिंदू लड़की की मुस्लिम युवक से शादी हो रही थी, वो शादी रोक दी गई है या होगी? जी, वो शादी रोक दी गई है। वो शादी उन्होंने, उस लड़की ने खुद ही आके कैंसिल करा दी। उसको ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पर जो संगठन है वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़के से शादी कर रही थी, तो उसकी धमकियां आ रही थी और उसको जानकारी मिली, तो वो हमारे पास आई और बोली कि सर आप मेरा फंक्शन कैंसिल कर दीजिए और मेरा पैसा मुझे वापस दे दीजिए, और वो आके लिख के दे गई और फंक्शन वो कैंसिल हो। ठीक है, जैसे आपने कहा कि वो लड़की आई थी, वो बोल रही थी धमकियां दी जा रही है, क्या बताया उन्होंने कि कौन लोग धमकियां दे रहे हैं? वो कुछ ऐसा बोल रही थी कि कुछ हिंदू संगठन के लोग ऐतराज कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं कि हम ये शादी नहीं होने देंगे।
सवाल यह है कि अगर लड़का लड़की तैयार हैं, परिवार तैयार है, तो फिर हिंदू संगठन कौन होते हैं शादी में अड़ंगा डालने वाले। लेकिन शादी का उद्देश्य अगर सिर्फ धर्मांतरण है तो वो यूपी में अवैध है और इसके लिए सजा भी है। अगर मकसद सिर्फ शादी है तो फिर इतना हो हल्ला क्यों? इस मामले में लड़की का कहना है कि वो बौद्ध धर्म को मानती है और ऐसे में इसे लेकर भी पेच है। खैर, इस केस में मामला तो दर्ज कर लिया गया है, जिस पर जल्द दोनों पक्षों को बैठाकर हल निकाला जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। यही आकांक्षा का घर है, ये फूलों से सजा हुआ होना चाहिए था, इस पर लाइट लगी हुई होनी चाहिए थी, क्योंकि कल के दिन इस लड़की की, इस घर में रहने वाली लड़की आकांक्षा की शादी थी, लेकिन वो शादी रुक गई है। अब शादी नहीं हो रही है। हमने आकांक्षा से बात करने का कोशिश किया तो उसने हमसे बात करने से साफ मना कर दिया। आप देख सकते हैं ये वही मकान है, ये ओंकार स्वरूप नाम का बोर्ड लगा हुआ है, लेट गौतम, GP 94 गंगानगर, पॉश कॉलोनी है और यहाँ पर इसी के मकान के अंदर आकांक्षा रहती है। आकांक्षा डिप्रेशन में थोड़ा परेशान है क्योंकि कल उसकी शादी होनी। इधर संभल में एक बार फिर से अवैध मदरसे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। संभल में अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ PSC और दमकल की टीम मौजूद रही। बुलडोजर एक्शन से पहले मुस्लिम समाज के लोगों ने मदरसे को खाली करना शुरू कर दिया। पूरा मामला नगर पंचायत नरौली कस्बा के मोहल्ला बंजारी कुआं का है, जहां पर 225 वर्ग मीटर जमीन पर सालों पहले अवैध कब्जा करने के बाद दारुल उलूम मदरसे का निर्माण किया गया था। कानपुर में लैम्बोर्गिनी कार हादसे मामले में आरोपी शिवम को कोर्ट ने रिहा कर दिया है। कोर्ट ने 20,000 के मुचलके पर शिवम मिश्रा की रिहाई के आदेश दिए। साथ ही न्यायिक हिरासत के लिए पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया। पुलिस ने आज शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया था। शिवम अरबपति कारोबारी के मिश्रा का बेटा है, जिसने अपनी लग्जरी कार से 6 लोगों को टक्कर मार दी थी। उधर कानपुर के लोगों ने शिवम मिश्रा का लाइसेंस रद्द करने के लिए RTO को लेटर लिखा है। नोएडा की एक सोसाइटी में एस्पायर टावर की वॉल मेंटेनेंस के लिए लगाया गया क्रैंडल टूट गया, ऊंचाई पर लटक गया। क्रैंडल टूटने से अंदर ही मजदूर फंसे रहे। क्रैंडल टूटने से टावर में अफरा तफरी मच गई। हालांकि मौके पर मौजूद रेजिडेंट्स ने सूझबूझ दिखाते हुए मजदूरों को रेस्क्यू किया। हादसे में किसी मजदूर को चोट नहीं आई, लेकिन इस हादसे ने सोसाइटी में सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए। मामला सिक्का कार्मिक ग्रीन्स सोसाइटी का है। मऊ में वैलेंटाइन वीकेंड पर प्रेमिका प्रेमी से नाराज होकर सरयू नदी में कूद गई। प्रेमी के वादा नहीं निभाने से लड़की नाराज थी, इसलिए उसने नदी में छलांग लगा दी। नदी का पानी ठंडा था, इसलिए लड़की सुसाइड की हिम्मत जुटा नहीं पाई और तैरकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। हालांकि नाविकों ने लड़की को तैरने की कोशिश करते देखा तो बोट के जरिए युवती को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। शहडोल के कोल माफियाओं ने फॉरेस्ट टीम और अधिकारियों को बंधक बनाकर हमला कर दिया। दरअसल वन विभाग की टीम अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई कर वापस लौट रही थी, तभी करीब 30 से अधिक लोगों ने हमला कर दिया। पूरा मामला सुहागपुर थाना के सो नदी का है, जिसके बाद वन अधिकारियों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर फिल्म मेकर और नेटफ्लिक्स को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि समाज के किसी भी वर्ग को ऐसे नाम से बदनाम नहीं किया जा सकता। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ब्राह्मण समाज की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान बेंच ने कहा कि जब तक फिल्म का बदला हुआ नाम नहीं बताया जाएगा, तब तक हम इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और फिल्म निर्माता नीरज पांडे को बाकायदा नोटिस भी जारी किया है। साथ ही नीरज पांडे से पूछा है कि वो फिल्म का नाम बदलकर नया नाम क्या रखना चाहते हैं और अदालत को इसका जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ने नीरज पांडे को यह भी आदेश दिया है कि वो हलफनामा दाखिल करें जिसमें स्पष्ट किया जाए कि फिल्म घूसखोर पंडित किसी भी सामाजिक वर्ग का अपमान नहीं करती। इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 फरवरी को होगी। आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स ने 3 फरवरी 2026 को मनोज वाजपेयी की घूसखोर पंडित का ऐलान टीजर रिलीज करके किया था, लेकिन जैसे ही इसका टीजर पब्लिक डोमेन में आया तो इसके टाइटल को लेकर विवाद शुरू होने लगा। लोग सड़कों पर उतर आए, प्रोटेस्ट करने लगे, हंगामे होने लगे, मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। इस टीजर में मनोज वाजपेयी सीनियर इंस्पेक्टर अजय दीक्षित के किरदार में नजर आ रहे हैं, जिन्हें दिल्ली में पंडित नाम से जाना जाता है। फिल्म में उन्हें एक बदनाम पुलिस अधिकारी के रूप में दिखाया गया है।
फिल्म के टीजर पर देश की अलग अलग जगहों पर ब्राह्मण समाज ने नेटफ्लिक्स की घूसखोर पंडित टाइटल के खिलाफ बाकायदा शिकायत भी दर्ज कराई थी और इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से फटकार लगाई गई है और कहा गया है कि आप अपने टाइटल के लिए, मनोरंजन के लिए किसी भी एक कम्युनिटी को इस तरीके से बदनाम नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं कि क्या क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, ये सारी चीज़ें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई एक एक बात मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूँ। घूसखोर पंडित को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। फिल्म मेकर और नेटफ्लिक्स को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फटकार लगाई गई है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायतें दी हैं। घूसखोर पंडित फिल्म का नाम बदलें, ये बड़ी बात, पहली बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो टाइटल आपने रखा है इसको फौरन चेंज किया जाए। समाज के किसी भी वर्ग को ऐसे नाम से बदनाम नहीं किया जा सकता। ये दूसरी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई आज जब सुप्रीम कोर्ट में मामला हियरिंग के लिए पहुंचा। यह कहा गया कि जब तक बदला हुआ नाम आप नहीं बताते हैं तब तक इस फिल्म को रिलीज करने की अनुमति नहीं होगी। इस चीज को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय यानी कि आईएनबी मिनिस्ट्री, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, फिल्म निर्माता नीरज पांडे, ये सब वो पार्टीज हैं जिनको नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में, घूसखोर पंडित फिल्म के मामले में जारी किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि किसी फिल्म किसी भी सामाजिक वर्ग का अपमान नहीं करती। इस पर हलफनामा आपको दाखिल करना होगा, यानी कि आपको बताना होगा कि जो आपकी फिल्म है ये समाज के किसी भी वर्ग को ठेस नहीं पहुंचा रही है, अपमान नहीं कर रही है। तो इस फिल्म में मनोज बाजपेयी एक सीनियर इंस्पेक्टर अजय दीक्षित के किरदार निभा रहे हैं, जिनके बारे में ऐसी स्टोरी है फिल्म में कि वो घूसखोर है और जो फिल्म का टाइटल इस पर रखा गया था उस पर विवाद खड़ा हुआ था, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अहम डायरेक्शंस जारी की गई है। बात बांग्लादेश की करते हैं, जहां शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पहली बार चुनाव हुए। नया प्रधानमंत्री चुने जाने के लिए बांग्लादेश की आवाम ने 300 सीटों पर वोटिंग की। 36,000 पोलिंग सेंटर्स पर करीब 48% वोटिंग हुई। अब की बार चुनाव में एक तरफ बीएनपी है और एक तरफ जमात है, यानी कि बीएनपी और जमात के बीच ये सीधी टक्कर है। चुनाव के दौरान बांग्लादेश में वोटिंग के दौरान ढाका से लेकर खुलना तक कई जगह पर खूनी झड़पें हुई, संघर्ष हुए। झड़प में एक बीएनपी कार्यकर्ता की मौत भी हो गई। इस बीच बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान ने चेतावनी दी है कि अगर वोटिंग में गड़बड़ी हुई तो फिर जो नतीजे आएंगे मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। सवाल है कि बांग्लादेश में अब आगे क्या होने वाला है, कौन बनेगा बांग्लादेश का प्रधानमंत्री, और बांग्लादेश के चुनाव नतीजे जो भी आते हैं, बीएनपी जीतती है, जमात जीतती है। हालांकि संभावना इस बात की ज्यादा लग रही है कि किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, ना बीएनपी को मिलेगी ना जमात को मिलेगी। हाँ, बीएनपी लार्जेस्ट पार्टी रह सकती है, लेकिन जो भी सरकार बनेगी उसका भारत के प्रति क्या रुख होगा और भारत के साथ जो रिश्तों में फिलहाल तल्खी है बांग्लादेश और भारत के बीच में, क्या उनका कुछ नया समाधान मिलेगा इन नतीजों के बाद? ये रिपोर्ट आप देखिए। बांग्लादेश की सत्ता पर कौन राज करेगा, किसके सर जीत का सेहरा सजेगा, कौन बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री बनेगा? सिर्फ चंद घंटों का इंतजार है जब बांग्लादेश में वोटों की काउंटिंग होगी और इन सवालों से पर्दा हट जाएगा। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद अपना नया नेता चुनने के लिए आज बांग्लादेश की आवाम ने 300 सीटों पर वोट की चोट की। करीब 12 करोड़ वोटरों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया और 45 लाख वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने पहली बार वोट डाला। बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान ने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। वहीं बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने ढाका में वोट डाला। इसके अलावा जमात इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने ढाका के एक वोटिंग सेंटर पर मताधिकार का इस्तेमाल किया। अब की बार बांग्लादेश में जमात और बीएनपी के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन 17 साल बाद देश वापस आए बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान चुनाव में सबसे आगे माने जा रहे हैं। लेकिन वोटिंग के बीच तारिक रहमान ने धांधली की आशंका जताकर बड़ी चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा, मेरी पार्टी चुनाव के नतीजे तभी स्वीकार करेगी जब वोट निष्पक्ष रूप से होंगे। अगर चुनाव स्वतंत्र रूप से होता है और वोटर शांति से वोट डाल पाते हैं तो नतीजे स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन वोट को लेकर कोई कंफ्यूजन या गड़बड़ी होती है तो चुनाव नतीजे हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम कल से देख रहे हैं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां गलत घटनाएं कर रही हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसी घटनाएं हों। लोगों को अपनी मर्जी से और शांति से वोट देने का मौका मिलना चाहिए। कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी।
तारिक रहमान ने वोटिंग में धांधली की आशंका तब जाहिर की जब वोटिंग के दौरान बांग्लादेश में कई जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आईं। खुलना में एक वोटिंग सेंटर के बाहर जमात इस्लामी के कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में एक बीएनपी नेता मुहिबुज्जमान कोच्ची की मौत हो गई। मुंशीगंज 3 और गोपालगंज सदर इलाके में वोटिंग सेंटर के बाहर देसी बम फेंके गए। मेहरपुर में पोलिंग स्टेशन पर बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई जिसमें 23 लोग घायल हुए। ढाका के एक पोलिंग बूथ पर धांधली की आशंका पर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि वोटिंग के दौरान 43 पोलिंग बूथों पर झड़प हुई, जहां ज्यादातर जगहों पर बीएनपी और जमात के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। The situation is actually two-sided actually. We are trying to control it, but the other large party, Bangladesh Jamaat-e-Islami, is trying to imbalance it. We have the source that they're outcasting or they're misleading the vote centers, and they're also doing criminal activities on the vote centers. They're implementing their own votes and illegal votes also. Basically, they're not actually a party. I would say Arabic word munafiq for them. Yes, that's it. The new generation expectation is totally meeting with the BNP's expectation also, and conflicting the demands of Bangladesh Jamaat-e-Islami actually. बीएनपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जमात के लोग धांधली कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं, अवैध तरीके से वोट डलवा रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश की मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, अगर बीएनपी जीत हासिल करती है तो जमात इस्लामी बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार मुख्य विपक्ष बन जाएगा। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आवामी लीग पर बैन लगा दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि चुनी हुई सरकार आवामी लीग पर से बैन हटा देगी, जिससे विपक्ष सेकुलर या लेफ्ट लीनिंग पार्टियों से आए, न कि धार्मिक पार्टियों को विपक्ष में बैठने का मौका मिले। बांग्लादेश में एक बड़ा वर्ग नहीं चाहता कि जमात इस्लामी सत्ता में आए। उन्हें आशंका है कि जमात के आने से कट्टरता बढ़ेगी, कट्टरपंथियों का राज चलने लगेगा। लेकिन अब सवाल है कि जब बैलेट बॉक्स खुलेगा तो किसकी किस्मत खुलेगी, चुनावों में किसे जीत मिलेगी, और सवाल यह भी है कि बांग्लादेश के चुनावी नतीजों का भारत पर क्या असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बांग्लादेश में आम चुनाव के दौरान कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं भी देखने को मिली हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव हुआ है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं और तीनों ही तस्वीरें बांग्लादेश के चुनाव से जुड़ी हैं। झड़पे हुए, धमाके हुए। खुलना में एक वोटिंग सेंटर के बाहर जमात इस्लामी के कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हुई, जिसमें एक बीएनपी नेता मुहिबुज्जमान कोच्ची की मौत हो गई। दूसरी तरफ गोपालगंज सदर और मुंशीगंज 3 में वोटिंग सेंटर के बाहर देसी बम फेंके गए। गोपालगंज सदर इलाके में जो धमाका हुआ उसमें 3 लोग घायल हुए हैं। हालांकि कई जगह इस तरह की हिंसा की खबरें आई हैं, लेकिन मैं 3 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं और मैं उस आशंका की बात कर रहा हूं जो तारिक रहमान जाहिर कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर मैं नतीजे नहीं स्वीकारूंगा, अगर मुझे गड़बड़ी की बात सामने आती है ऐसी कोई, तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो बता रहे हैं कि बहुत शांतिपूर्ण तो नहीं रहा है बांग्लादेश का चुनाव, लेकिन फिर भी जिस तरीके से जमाती हावी थे, कट्टरपंथी बांग्लादेश में हावी थे और 2024 के बाद से लगातार जिस तरह की घटनाएं बांग्लादेश में हो रही थी, उसके मुताबिक अगर देखें तो फिर भी ठीक ठाक चुनाव बांग्लादेश में संपन्न हुए हैं। वोटों की गिनती का काम जारी है और अब नतीजे जब सामने आएंगे निकल के, तब पता चलेगा कि बांग्लादेश में किसकी सरकार होती है। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि खालिदा जिया के बाद तारिक रहमान ने जिस तरीके से कमान संभाली और लंबे वक्त के बाद वो विदेश से वापस लौटे हैं, तो हो सकता है कि एक सिंपैथी फैक्टर हो सकता है जो तारिक रहमान के फेवर में काम करे। लेकिन जैसा कि तस्लीमा नसरीन ने भी आशंका जाहिर की है कि मुख्य विपक्ष के तौर पर भी अगर जमात आता है तो ये भी बांग्लादेश में लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। तो बांग्लादेश में अब सवाल लोकतंत्र वर्सेस कट्टरपंथ के बीच में अटका हुआ है कि जब नई सरकार सामने आएगी, उसकी शक्ल सूरत सामने आएगी, तो वो लोकतंत्र की शक्ल में होगी या कट्टरपंथ की शक्ल में। इधर दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में दुकान पर सामान खरीदने आए युवक पर कुछ बदमाशों ने चाकुओं से कई बार वार किए और उसे मरा हुआ जानकर ये बदमाश मौके से फरार हो गए।
जो घायल शख्स था उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीर है जहां पर एक शख्स पर बड़ी बेरहमी से चाकुओं से कई बार वार किए और इतना खून बह गया था वहां पर कि तस्वीरें मैं आपको सीधी दिखा भी नहीं सकता, इसलिए ब्लर किया हुआ है इन तस्वीरों को। बदमाशों के इस हमले में शख्स बुरी तरीके से घायल हुआ, इसके शरीर में किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं था और यही इसकी हालत देखकर बदमाशों को लगा कि जो काम करने आए हैं वो काम हो गया है और बदमाश इस शख्स को मरा समझकर यहां से फौरन मौके से फरार हो गए। हालांकि जब आसपास के लोग बदमाशों के जाने के बाद यहां पास में पहुंचे और इस शख्स को हिलाया डुलाया तो देखा कि इसमें जान बाकी है, जिसके बाद इसे अस्पताल ले जाया गया है। इसका इलाज किया जा रहा है। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके की घटना है। केंद्र सरकार की ओर से एथेनॉल पॉलिसी में बदलाव किया गया है। इससे बेगूसराय की एथेनॉल फैक्ट्री न्यूवे होम्स गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री के रिश्तेदार की फैक्ट्री 25 दिनों से बंद है। कंपनी में काम करने वाले 250 से ज्यादा कर्मचारी रोज सुबह आते हैं काम पर और शाम को ऐसे ही बैरंग लौट जाते हैं। सबसे खराब हालत अनाज लोडिंग अनलोडिंग का काम करने वाले मजदूरों की है। उन्हें ठीक से काम नहीं मिल रहा है और उनके मन में अब डर ये है कि ऐसा ना हो कि हम बेरोजगार हो जाएं, इसलिए इस तरह के विचार भी आ रहे हैं कि वो पलायन कर सकते हैं। किसान परेशान हैं, यानी प्रबंधन, कर्मचारी, मजदूर, किसान जो भी इस फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं, इथेनॉल के इस धंधे से जुड़े हुए हैं, वो सब बेहद परेशान हैं। सरकार के द्वारा इथेनॉल उत्पादन में कटौती और वैशाली जिला स्थित धधुआ इथेनॉल इकाई के बंद होने से मक्का उत्पादक किसानों को इससे काफ़ी घाटा होगा। सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। इसका असर देखिए फैक्ट्रियों पे तो सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट तो प्रोडक्शन पर ही पड़ेगा, क्योंकि जो फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी है और उतनी कैपेसिटी का एथेनॉल यूटिलाइजेशन या डिमांड नहीं हो पाएगी या सेल नहीं हो पाएगी तो कोई भी इंडस्ट्री कहीं बेच नहीं पाएगी, क्योंकि क्या गवर्नमेंट के कंट्रोल में है एथेनॉल जो भी है। हमको जो भी एलोकेशन होता है गवर्नमेंट से ही होता है और गवर्नमेंट को ही हम लोग डायरेक्ट सप्लाई करते हैं। उनकी डिमांड के अगेंस्ट में ही यहाँ से सप्लाई होती है, विदाउट डिमांड के तो हम कोई सप्लाई कर नहीं सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट अपनी डिमांड रेज नहीं करेगी तो हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे, सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो हम आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इस मुद्दे पर बात करने के लिए, हमारे प्रश्न को उठाने के लिए आए। ठीक है कि पहले तो एक इंडस्ट्री नहीं था, हम लोग भी दिल्ली एनसीआर में सर काम करते थे। जब से गांव में फैक्ट्री खुला है तो हम लोग यहीं पर 2020 से कर रहे हैं और ये 50% वाला जो आ गया है मेथड कि भाई प्रोडक्शन नहीं होगा। 100% होता था तो 100% यहाँ का अपना सब कुछ मेंटेन होता था। अब अगर मान लीजिए सप्लाई हमारा घट जाएगा, प्रोडक्शन ही कम करना होगा तो कहाँ तक हम लोग बैठा के मैनेजमेंट पैसा थोड़ी देगा किसी को। फैक्ट्री तो हमारी बंद है अभी 10 दिन से इथेनॉल का वजह से। तो प्रोग्राम इनका गवर्नमेंट का हुआ है, इसी को ठीक ठाक करना है। गवर्नमेंट इस पर विचार करे ताकि सुचारू रूप से चल सके सभी का रोजी रोजगार। हमारे यहाँ करीब 200 आदमी 200 लोग एम्प्लॉय हैं, सभी लोग परमानेंट से लेके कैजुअल है, सिक्योरिटी गार्ड है, सभी लोग का रोजी रोजगार चलना चाहिए अच्छा से। देखिए जितने भी काम करते हैं यहाँ हम लोग, जो भी कर्मचारी है, सब पर इफेक्ट पड़ा है। सारे लोग के परिवार का रोजी रोटी चलना मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसा चलता रहा तो। इस पर सरकार को सोचने की जरूरत है और अच्छा से अच्छा निर्णय लेने की जरूरत है। क्या नोटिफिकेशन आया था सरकार के द्वारा जिससे जो हमारा प्लांट महीने में 25 से 26 लाख लीटर इथेनॉल बनाता था, अब सीधे वो 8 लाख कर दिया गया है। इससे काफी सारे जितने भी एम्प्लॉई हैं सबको दिक्कत है। बिहार में बने एथेनॉल के 100% बिक्री की अनिवार्यता को घटाकर 50% करने पर बिहार के डेडिकेटेड 14 एथेनॉल फैक्ट्री पर संकट के बादल छा गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एथेनॉल के इस उत्पादन जिसकी क्षमता कल तक 100 थी, अब उसके खरीदार 50 हो गए हैं। अब ऐसे में एथेनॉल फैक्ट्री के तमाम संचालकों पर संकट के बादल छा गए हैं। साथ ही साथ ऐसी अनिवार्यता जो 100% से घटाकर 50% की गई है, इस अनिवार्यता के बाद बेरोजगारी और साथ ही किसानों के जो अवशेष, यानी जो गन्ने का अवशेष, मक्के का अवशेष या गेहूं का अवशेष जिससे एथेनॉल बनाया जाता है, उसकी भी खरीदारी में कमी आई है। इसको लेकर खासा जो एथेनॉल उत्पादक हैं उसमें नाराजगी देखने को मिल रही है। एथेनॉल के उत्पादक
कह रहे हैं कि इस निर्णय से उन्हें बड़ी आर्थिक हानि हुई है और होने की संभावना है। साथ ही साथ कई रोजगार जाने की संभावना है और किसानों को जो उनके वेस्टेज के बदले पैसे मिलते थे उसमें भी कमी आएगी। पटना से अपने सहयोगी शशि के साथ विकास कुमार ओझा, न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। खलीलाबाद मीट मंडी स्थित मौलाना के घर रजा मंजिल में सुबह ईडी लखनऊ की जोनल टीम पहुंची छापेमारी की। सीआरपीएफ जवानों के साथ 3 गाड़ियों में पहुंची टीम ने मौलाना के घर के अंदर जांच पड़ताल शुरू की। मौलाना की पत्नी और बहू से टीम ने पूछताछ भी की है। मौलाना शमसुल हुदा पर विदेशी फंडिंग के जरिए मदरसे का निर्माण कराने का आरोप है। मौलाना ने 2013 में ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली थी और तभी से ब्रिटेन में रह रहा है। ब्रिटेन में बैठकर वो सैलरी ले रहा था। आरोप है कि मौलाना कई बार पाकिस्तान भी जा चुका है और ईडी की टीम ने अब इस मामले में शिकंजा कसा। कार्रवाई हुई तो ईडी की टीम पहुंच गई। मौलाना के घर सीआरपीएफ के जवान वहां पर थे। मौलाना की पत्नी और बहू वहां पर मिले, उनसे भी ईडी की टीम ने पूछताछ आज की है। सवाल ये भी उठ रहा है कि रह रहा है मौलाना बहुत लंबे वक्त से ब्रिटेन में और सैलरी यहां पर ले रहा है मौलाना। तो जैसे ही ये पूरा मामला खुला उसके बाद ईडी की टीम एक्टिव हुई और इस मामले में अब ईडी का शिकंजा मौलाना शमसुल हुदा पर कस गया है। तो इस मामले में ईडी ने जो एक्शन लिया है उस पर हड़कंप मचा हुआ है। कैसे ईडी का एक्शन हुआ? ईडी ने शमसुल के ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की टीम पहुंची, कई सारे अफसर ईडी के थे मौके पर। संत कबीर नगर और आजमगढ़ में जो ठिकाने हैं मौलाना शमसुल के, वहां पर ईडी की टीम ने रेड की है और ये एक्शन लिया गया। पीएमएलए के तहत ईडी की ओर से ये छापेमारी की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शमसुल के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कुल 3 एफआईआर दर्ज हैं। ये रिकॉर्ड्स भी अब तक निकलकर सामने आए हैं और इसके अलावा ईडी की टीम ने वहां कुछ जांच की, कुछ कागज वगैरह जब्त किए हैं। जो एफआईआर दर्ज हैं उसमें धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश जैसे मामले हैं जो एफआईआर उत्तर प्रदेश में मौलाना शमसुल पर दर्ज हैं। 1984 में मौलाना शमसुल मदरसे में शिक्षक के तौर पर इसकी नियुक्ति हुई थी 1984 में, 1984 में, और 2013 में इसने ब्रिटिश नागरिकता ले ली थी, यानी कि ये ब्रिटेन चला गया था मौलाना। लेकिन सवाल ये है कि 2013 में ब्रिटिश नागरिकता लेने के बाद, ब्रिटेन का नागरिक बनने के बाद, वहीं रहने के बावजूद भी 2017 तक ये सरकारी वेतन लेता रहा, यानी कि 2013 के बाद 14, 15, 16, 17 4 साल तक ये वेतन लेता रहा और रिटायरमेंट के बाद इसने पेंशन भी ली। रिटायर हो गया लेकिन पेंशन भी ली। इन्फॉर्म करना होता, इन्फॉर्म नहीं किया। अपनी जो विदेशी नागरिकता है उसको मौलाना शमसुल ने छिपाए रखा, जिसके बाद ईडी की टीम ने अब इस मामले में कार्रवाई की है और उससे जुड़े कई इंपॉर्टेंट दस्तावेज जब्त किए गए हैं। अब जानकारी ये मिल रही है कि 6 अलग अलग बैंकों में शमसुल हुदा के खाते भी हैं। अब इसमें क्या ट्रांजैक्शन हुआ, कितना ट्रांजैक्शन हुआ, इसके बारे में पता कर रही है ईडी। अभी तक जो पता चला उसके मुताबिक 5 करोड़ रुपए की अवैध धनराशि भी इस मौलाना के ठिकानों से जब्त की गई है। कुछ ऐसे एनजीओज हैं उनमें भी कुछ पैसों का लेन देन हुआ है। इस तरह की भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ईडी की टीम के पास है कि एनजीओ में भी लेन देन हुआ है। इसके अलावा कुल 17 अचल संपत्तियां हैं। अचल संपत्तियां मतलब कि मकान हो गया, दुकान हो गया, प्लॉट हो गया, इस तरह की जो संपत्तियां हैं 17, उनके भी कागजात ईडी की टीम को मिले हैं और इन संपत्तियों की कीमत, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं अचल संपत्ति, करीब 20 करोड़ रुपए आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से इसको आंका जा रहा है। तो ये सारे जो कागजात हैं ये ईडी की टीम ने जब्त कर लिए हैं, इनका अनुसंधान किया जा रहा है और इसके बाद इस मामले में नेक्स्ट कार्रवाई आगे की जाएगी। इधर उत्तर प्रदेश के बजट को जहां विपक्ष महज कागजी आंकड़ा करार दे रहा है, वहीं सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि बहुत ऐतिहासिक बजट है, गांव, गरीब और श्रमिकों का बजट है। श्रम और रोजगार उन्मूलन मंत्री अनिल राजभर ने बजट को लेकर क्या कहा है, जरा वो पहले आप देखिए। उत्तर प्रदेश में बजट पेश होने के बाद तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पक्ष कह रहा है बजट शानदार है, तो विपक्ष कह रहा है बजट में कोई दम नहीं है। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं श्रम मंत्री अनिल राजभर जी। बस कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, प्रतिपक्ष के नज़र और नज़रिया दोनों में दोष है और उसका इलाज हम लोग नहीं कर सकते। प्रतिपक्ष को परेशानी इस बात की है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है
वो पाकिस्तान की बजट से भी बड़ा बजट है। आप बताइए कि प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज़्यादा लोग और जनता उत्तर प्रदेश में रहती है। हमारे संकल्प बड़े हैं, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं। उत्तम प्रदेश बनाने का हमारा जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए संसाधन की आवश्यकता है कि नहीं है, तो हमने संसाधन जुटाया है। और जो आर्थिक विकास को गति देने के लिए जो एक पूरी प्रतिबद्धता के साथ ये बजट सरकार लाई है, उसकी तो प्रशंसा पूरा देश कर रहा है। एक देश के सामने हमने नज़ीर रखा है, उदाहरण रखा है। अब इसमें प्रतिपक्ष को परेशानी हो तो उसका कोई इलाज नहीं है। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को आप देखें तो पिछली सरकारों से कितना गुना की वृद्धि हुई है। आज प्रति व्यक्ति आय 2 गुना पहुंच गई। ये किस बात को प्रमाणित करता है? इस बात को प्रमाणित करता है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है और जो उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की जो परिकल्पना है उसको धरातल पर उतारने का हम काम कर रहे हैं। देश और प्रदेश के विकास में श्रमिकों का अहम योगदान है। आपका विभाग है, श्रम विभाग है, क्या खास रहा इस बजट में? बिल्कुल है। देखिए, श्रमेव जयते के नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज श्रमिक को बराबर का एक अवसर मिले, मौका मिले और उनका जीवन सरल हो, उनके जीवन में परिवर्तन आवे। आप हमारे प्रयास का एक उदाहरण सिर्फ देखिए, अटल आवासीय विद्यालय। सरकार की मानसिकता आपको समझ में आ जाएगी कि हम बुनियादी परिवर्तन चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि मजदूर का बेटा ही मजदूर हो, मजदूर का बेटा भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अफसर बने। ये हमारा संकल्प। इस तरह से हम काम कर रहे हैं। हमारा जो मैन पावर है, हमारी जो ताकत है उत्तर प्रदेश की, हमारे जो श्रमिक हैं, उनका पलायन न हो प्रदेश से, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहते हैं, देश की जनता से कहना चाहते हैं। क्योंकि बस चुनाव भी है 2027 में, चुनावी बजट भी कहा जा रहा है इसे। आखिर बजट लाना चाहिए था कि नहीं लाना चाहिए? परंपरा है, संवैधानिक नियम है कि भाई हमें बजट लाना है हर साल, तो इस साल भी बजट तो हमें लाना है। अब किसी के आंख पर सिर्फ चुनाव का चश्मा लगा हो, हम करें क्या? तो ये थे हमारे साथ अनिल राजभर जी, जिनका स्पष्ट मानना है कि ये बजट श्रमिकों के लिए, कामगारों के लिए रामबाण साबित होगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं आलोक द्विवेदी, न्यूज इंडिया के लिए। क्या इस देश में इंसाफ भी अमीर गरीब देखकर होता है? लैम्बोर्गिनी कांड में आया ऐसा फैसला जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। आरोप गंभीर, सुर्खियां बड़ी, लेकिन आरोपी शिवम मिश्रा महज 7 घंटे में छूट गया। कैसे? क्या सच में अगर जेब में पैसे हैं तो सजा का डर कम हो जाता है? क्या कानून की नजर में वाकई में सब बराबर हैं, या फिर ताकत और दौलत का तराजू पलड़े को भारी कर देता है? कोर्ट से शिवम मिश्रा की रिमांड अर्जी खारिज होने के बाद उसे 7 घंटे में 20,000 के मुचलके पर छोड़ दिया गया, जो बेहद हैरानी भरा है। सवाल यह है कि 14 करोड़ की लैम्बोर्गिनी ने 6 लोगों को टक्कर मारने वाले इस केस से लोगों ने क्या सबक सीखा है? सबक यह है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। कानपुर में गजब हो गया। वहां तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी से 6 लोगों को टक्कर मारने वाले अरबपति कारोबारी का बेटा शिवम मिश्रा 7 घंटे में ही रिहा हो गया। पहली तस्वीर लैम्बोर्गिनी से 6 लोगों को उड़ाने वाले शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी की है और दूसरी कोर्ट से बाहर आने के दौरान की। कोर्ट से आरोपी शिवम मिश्रा की रिमांड अर्जी खारिज होने के बाद उसे निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। आरोपी कोर्ट से जब बाहर निकला तो लंगड़ाते हुए मास्क लगाए दिखा। पेशी के दौरान शिवम के हाथ में वीगो लगी थी। पुलिस वाले और रिश्तेदार उसे सहारा देते नजर आए, फिर एम्बुलेंस में बैठकर वो चला गया। आरोपी की रिमांड निरस्त करने के साथ ही कोर्ट ने आरोपी को आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि आरोपी केस के दौरान सहयोग करेगा, कोर्ट में तय तारीखों में पेश होगा, जांच के दौरान किसी को धमकाएगा नहीं, जांच के दौरान किसी भी साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा। रिमांड खारिज होने के कारण शिवम को 20,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरने के बाद छोड़ दिया गया।
आरोपी शिवम मिश्रा के वकील अनंत शर्मा ने बताया कि पुलिस ने जेल भेजने के लिए रिमांड मांगा था। कोर्ट ने पुलिस से गिरफ्तारी का पर्पस पूछा, जो इन्वेस्टिगेशन अफसर बता नहीं पाए। इस कारण से उसका रिमांड खारिज कर दिया गया। रिमांड खारिज होने के बाद शिवम को छोड़ दिया गया। इधर लैम्बोर्गिनी केस की जांच कर रहे दिनेश कुमार ने कोर्ट में बताया कि 11 फरवरी को पुलिस आरोपी शिवम मिश्रा को पूछताछ के लिए नोटिस देने गई थी, लेकिन उसने और उसके परिजनों ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। जांच में सहयोग नहीं किया। उनका कहना था कि घटना से उनका कोई संबंध नहीं है, जिसके बाद पुलिस वापस लौट गई। सुबह सूचना मिली कि आरोपी शिवम मिश्रा एम्बुलेंस से भाग रहा था। जांच में सहयोग न करने और लगातार खुद को छिपाए रखने के आधार पर सुबह 8:50 पर उसे बरगलिया चौराहे से गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में 14 दिन की कस्टडी रिमांड की अर्जी दाखिल की गई, लेकिन कोर्ट से वो छूट गया। इससे पहले शिवम की ओर से 11 फरवरी को कोर्ट में मोहन राम के ड्राइवर को पेश किया गया था। मोहन ने बताया था कि वो हादसे के दौरान गाड़ी चला रहा था। इस बात से पुलिस भड़क गई और अगले ही दिन घर के पास से शिवम को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन आरोप लगे कि मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से आरोपी को कोर्ट में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। उसे कोर्ट में कुर्सी पर बिठाया गया। हड़ताल के चलते कानपुर की सभी कोर्ट में जब सुनवाई टल गई है, तो इस हाई प्रोफाइल केस में कैसे सुनवाई हुई? मेडिकल कराने के बाद पुलिस शिवम को एसीजेएम कोर्ट लेकर पहुंची, तो कोर्ट के बाहर वीडियो बनाने पर शिवम मीडिया कर्मियों पर भड़कने लगा। बोला, वीडियो क्यों बना रहे हो? तंबाकू कारोबारी के मिश्रा ने अपने इकलौते बेटे शिवम को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। के मिश्रा ने 8 फरवरी को हादसे के तुरंत बाद पहले बेटे को घटनास्थल से हटवाया, फिर मीडिया से बातचीत में दावा किया कि मेरा बेटा गाड़ी नहीं चला रहा था। यही नहीं, मामले ने जब तूल पकड़ा तो सीएम योगी ने अफसरों को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल सामने आए। कहा कि गाड़ी कारोबारी का बेटा शिवम ही चला रहा था। जांच में इसकी पुष्टि हुई है। कमिश्नर के इस बयान पर के मिश्रा भड़क गए थे। कहा था कि कानपुर कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं। तमाम सच्ची तस्वीरों के बाद भी शिवम मिश्रा को बचाने की कोशिश होती रही, लेकिन अब सब साफ है। सिर्फ 7 घंटे में शिवम छूट गया है, जो बेहद हैरानी भरा भी है। सवाल यह है कि 14 करोड़ की लैम्बोर्गिनी से 6 लोगों को टक्कर मारने वाले इस केस से क्या सबक मिला? अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, सबको अपनी जेब में रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। कानपुर में ठाकुर वर्सेस पंडिताइन, इस पर जो बवाल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बवाल क्यों हुआ था ये तो हमने आपको बताया ही था कि कैसे एक लड़की सामने आती है, उसका वीडियो वायरल होता है जिसमें वो कहती है कि ठाकुर हूं मैं, लेकिन उसके बाद फिर एक दूसरी महिला जिससे उसका विवाद हुआ था वो भी सामने आती है। वो खुद को ब्राह्मण कहकर सिंपैथी बटोरने की कोशिश करती है। लेकिन अब कानपुर में मैं ठाकुर हूं कहने वाली बैंक कर्मी आस्था सिंह थाने पहुंची। ऋतु त्रिपाठी और उनके पति पर गंभीर आरोप लगाए। जाति सूचक बयान के वायरल वीडियो के बाद अब आस्था ने ऋतु और उनके पति ऋषि त्रिपाठी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पनकी थाने में केस दर्ज हुआ है। आस्था ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग से परेशान होकर ये कहा है कि मैं सुसाइड कर लूंगी। सुसाइड तक की बात वो कह रही हैं। कानपुर में मैं ठाकुर हूं कहने वाली आस्था सिंह थाने पहुंची। ऋतु त्रिपाठी और उनके पति पर गंभीर आरोप आस्था की तरफ से लगाए गए हैं। ऋतु और उनके पति ऋषि त्रिपाठी पर बकायदा पनकी थाने में शिकायत भी दर्ज हुई है। आस्था का ये आरोप है कि अब सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, बेवजह परेशान किया जा रहा है और वो कह रही है कि अगर इस तरह से हुआ तो मैं सुसाइड कर लूंगी। ये मामला बड़ा सुर्खियों में रहा था जब एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आस्था सबसे पहले दिखी और उसमें वो ये कहती नजर आई कि ठाकुर हूं मैं। हालांकि कुछ अपशब्द भी उन्होंने कहे थे। पहले ये वीडियो वायरल हुआ, आस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े होने लगे कि एक बैंक में काम करती है तो उस तरह का व्यवहार कैसे हो सकता है आस्था का। फिर आस्था का बाद में एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने सफाई दी और उस वक्त क्या हाल था पूरा उन्होंने बताया कि सामने वाला उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहा था, उन्हें धमका रहा था, जिसके बाद उनके मुंह से बात निकल गई थी। फिर उसके बाद ऋतु त्रिपाठी का एक वीडियो सामने आता जिसको आप अभी देख रहे हैं, जिसमें वो खुद को ब्राह्मण कहकर एक ब्राह्मण सिंपैथी गेन करने की कोशिश वो करती हैं। तो ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर ये मामला बन गया था। अब इस मामले में आस्था थाने पहुंची हैं। वो कह रही हैं कि सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है, ज़बरदस्ती का विवाद पैदा किया जा रहा है। पनकी थाने पहुंचकर इस मामले में अब ऋतु और उनके पति ऋषि पर आस्था सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है। वो कह रही हैं कि जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया ट्रोलिंग की जा रही है, ये उन्हें सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो इस मामले में ताज़ा डेवलपमेंट यही है कि शिकायत दर्ज कराई गई है क्योंकि ऋषि त्रिपाठी वो शख्स हैं जो आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में जिससे बहस हो रही है पर्दे के पीछे वो ऋषि त्रिपाठी थे, इनको आप अभी इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन्हीं के साथ बहस हुई थी और इसी दौरान आस्था ने
कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया था और ठाकुर वाली बात कही थी और वो वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो गया था। पूरे मामले को आपको अगर समझना है तो मैं रिपोर्ट आपको दिखाता हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था और क्यों ये मामला यूपी में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण का बन गया था। देखिए आप ये रिपोर्ट। जुबानी लड़ाई जाति पर आई। मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी ऐसे की तैसे। ठाकुर हूं मैं से शुरू हुआ विवाद ब्राह्मण पर आया। मैं ब्राह्मण हूं। बैंक कर्मियों की बहस बनी जातीय जंग। पहचान या पॉलिटिक्स। कैमरा अगर हो अगर कानपुर से उठी आवाज देश की बहस बन गई। कानपुर से एक वीडियो सामने आता है। ये लड़की पूरे आत्मविश्वास से कहती है मैं ठाकुर हूँ। जी हाँ, ठाकुर हूँ मैं, ज्यादा ना करना। कानपुर के एक बैंक में गूंजा ये एक जुमला अब सोशल मीडिया पर जातीय जंग की वजह बन गया। बैंक कर्मी आस्था सिंह और रितु त्रिपाठी के बीच शुरू हुआ ये मामूली झगड़ा अब मानहानि तक पहुंच चुका है। एक तरफ जहां आस्था ने रितु के पति पर बदतमीजी का आरोप लगाते हुए अपने क्षेत्रीय स्वाभिमान की बात कही, तो वहीं रितु ने भी ब्राह्मण होने पर गर्व जताते हुए पलटवार किया। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस बारे में गर्व है। और बैंक के भीतर हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामा ने इंटरनेट को दो गुटों में बांट दिया है। ये किसी कस्टमर का वीडियो नहीं है, ना मैंने किसी कस्टमर के साथ अभद्रता की है जिसका ये वीडियो है। ये हमारे ही बैंक में कार्य कर रही एक महिला के हस्बैंड के साथ मेरी बहस हुई है, उसका वीडियो है, जिसको गलत रुख दिया गया है कि मैंने कस्टमर के साथ बदतमीजी करी है और इसको जातिवाद का मुद्दा बनाया गया है। मायके से मैं त्रिपाठी हूँ और ससुराल से मैं मिश्रा हूँ। वही त्रिपाठी जिनके बारे में सो कॉल्ड ठाकुरगढ़ जो यहाँ पर जिनकी बेइज्जती की गई वो मैं हूँ। जिसके परिवार की इज्जत गई वो मैं हूँ। जिसको गालियाँ सुनाई गई वो मैं हूँ। जिसको वहाँ से लैपटॉप मारने की धमकी दी गई वो मैं हूँ। वो मेरा परिवार है, मेरे पत्नी। निजी बैंक के भीतर दो महिला कर्मचारियों के बीच हुआ विवाद अब दफ्तर की चार दीवारी से निकलकर सोशल मीडिया के अखाड़े में पहुंच गया है। बैंक कर्मी आस्था सिंह और रितु त्रिपाठी के बीच हुई इस बहस ने अब ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई का रूप ले लिया है। मैं ब्राह्मण हूँ। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं। बताया गया है कि ये घटना 6 जनवरी की है। रितु त्रिपाठी बैंक में अपना इस्तीफा देने गई थी। उनके साथ उनकी ननद भी थी। रितु का आरोप है कि वॉशरूम के गेट को लेकर आस्था और उनकी ननद के बीच मामूली बहस हुई थी। इसके बाद जब शाम को रिवीलिंग लेटर नहीं मिला तो रितु त्रिपाठी के पति उन्हें लेने आए और काम में हो रही देरी पर पुलिस बुलाने की बात कही। इससे आस्था भड़क गई। आस्था ने उन पर लैपटॉप फेंकने की कोशिश की और जातिगत शब्दों का इस्तेमाल किया। और इतना सब कुछ सहने के बाद भी मैंने वीडियो वायरल नहीं किया। मैं दूसरों की तरह झूठे वीडियो वायरल करके रानी लक्ष्मीबाई बनने की चाहत नहीं है मेरे अंदर। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस बारे में गर्व है और मेरी आप सभी से एक प्रार्थना है कि प्लीज, मैं इस कानपुर की बेटी हूँ, इस ब्राह्मण बेटी की इज्जत बचाएं, मुझे सपोर्ट करें। 6 जनवरी को हुई इस घटना के बाद से अब तक सोशल मीडिया पर कई वीडियो क्लिप्स तैर रहे हैं। कमेंट्स में लोग अपनी अपनी जाति के पक्ष में दलीलें दे रहे हैं, जिससे मामला शांत होने के बजाय और ज्यादा गर्मा गया है। आस्था का कहना है कि उन्हें ऑनलाइन बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और उनके खिलाफ भद्दी टिप्पणियां भी की जा रही है। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस बारे में गर्व है और मेरे आप सभी के हस्बैंड 4:30 बजे वर्किंग आवर खत्म होने के बाद 3:30 बजे वर्किंग आवर खत्म हो जाते हैं। 4:30 बजे बैंक में घुस करके उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की
मुझसे डायरेक्टली पूछा कि आप कौन सी जाति की हो और इतनी अकड़ है। उन्होंने मुझसे मेरी डेस्क पे आकर के कहा कि मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी सारी गर्मी निकाल दूंगा। अभद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल उन्होंने मुझसे किया। उसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट दिया है। हाँ, मेरे शब्द गलत है, मैं जानती हूँ, मैं पब्लिक की सेवा के लिए बैठी हूँ और मुझे अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझसे आकर के ये कहेगा कि मैं तुम्हारी गर्मी उतार दूंगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिलहाल इस विवाद में सुलह की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। दोनों ही महिलाएं अपने अपने स्टैंड पर कायम हैं। आस्था सिंह और रितु त्रिपाठी दोनों ने ही एक दूसरे के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने और कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। कानपुर पुलिस भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और वायरल वीडियो की पड़ताल की जा रही है ताकि सच सामने आ सके। सवाल ये कि क्या ये महज पहचान का गर्व है या फिर जाति की राजनीति का नया चेहरा? क्या युवाओं की भाषा बदल रही है या सियासत का अंदाज? क्या जातीय पहचान को इस तरह सार्वजनिक रूप से उभारना समाज को बांटता है? क्या जाति की राजनीति खत्म हुई है या और मजबूत हो रही है? और उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 में इस जाति की लड़ाई से किसे फायदा होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इधर दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास कार में 3 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में सूफी कमरुद्दीन उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि तांत्रिक ने लड्डू में जहर मिलाकर इन तीनों को खिला दिया था, जिसकी वजह से इन तीनों की जान चली गई। इन तीनों के पास 2 लाख रुपए कैश थे। तांत्रिक ने उसे 2 करोड़ बनाने का लालच दिया था। इसी लालच में तीनों गाजियाबाद के लोनी इलाके में कमरुद्दीन के घर पहुंचे। कमरुद्दीन के घर के ठीक बगल वाले मकान में इसने एक मजार बनाई हुई थी। बाबा कमाल खान का ये मजार है। इसी मजार के पास बैठकर सूफी कमरुद्दीन तंत्र मंत्र करता था। जहरीले लड्डू ले जाते हुए तांत्रिक का वीडियो भी सामने आ गया है और इसी मामले को लेकर हमारे संवाददाता इस तांत्रिक के ठिकाने पहुंचे। देखिए हमारे संवाददाता यशपाल कसाना की यह रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस द्वारा पीरागढ़ी में हुई 3 लोगों की हत्या के मामले में गिरफ्तार तांत्रिक कमरुद्दीन के मामले में बेहद चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। सबसे पहले मई 2025 में 2 लोगों की फिरोजाबाद में भी तांत्रिक क्रिया के नाम पर जहरीले लड्डू खिलाकर हत्या कर दी गई थी और राजस्थान के धौलपुर में भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं जो पड़ोस के लोग हैं उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते थे। वहीं एक महिला के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा पथरी का इलाज भी किया जाता था। तो वो इलाज कराने एक बार उनके इस मजार पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि कैसे वो चाकू हाथ में लेकर किसी लड़की का ऑपरेशन कर रहे थे। तो ये बेहद चौंकाने वाले खुलासे यहाँ पर हुए हैं। देखिए किस तरीके से एक तांत्रिक महिला का ऑपरेशन कर रहा था। हालांकि दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आगे जो खुलासे होंगे वो देखना है। यशपाल कसाना, न्यूज इंडिया, लौनी गाजियाबाद। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में हंगामे के मामले से जुड़ा एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि स्पीकर के कमरे में कांग्रेस सांसदों ने अवैध रूप से वीडियो क्लिप बनाया, जिसमें 20 से 25 कांग्रेस सांसद लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में घुसे, उनको अपशब्द कह रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी भी दे रहे हैं। रिजिजू ने कहा कि उनकी पार्टी सदन में बहस और चर्चा में विश्वास रखती है, न कि सांसदों को धमकी देने के लिए प्रोत्साहित करती है। बीजेपी और एनडीए का एमपीज को हम भी अगर खुला छूट दे देंगे तो वहां महाभारत नहीं हो जाते तो कितना खराब लगता है कि नहीं? तो हम लोग तो ये सब नहीं चाहते ना। 20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्त घुस गए तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहां इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपीस लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो।
और इसी के साथ 16 आने सच में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।